हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। तो आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जी के इन हिंदी एमसीक्यू का सेट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 1 to 3 मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जी के हिंदी एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है वो मैं बता चुका हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर वहां से देखें। काफी हेल्पफुल होगा आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राज्य और केंद्र शासित राज्य, मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के पास। भारत में फॉरेस्ट अधिकारों की मान्यता निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी स्टेट एंड केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी के पास है। अभी 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित चरणों में से किस पर सार्वजनिक राय को व्यक्त करने के उद्देश्य से सामान्य बिल आमतौर पर प्रसारित रखा जाता है? तो दोस्तों सामान्य बिल जो प्रसारित रखा जाता है किस पे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तीसरे अध्ययन के बाद। तीसरे अध्ययन के बाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि, जिसने 28 सितंबर 2010 को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि को बदल दिया है, को निम्नलिखित में से किस वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारतीय सार्वजनिक खाता से। पहले क्या था? भारतीय सार्वजनिक खाता था, अब क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि नाम दे दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे कथन दिया गया है, इस पे आपको विचार करना है 2005 आपदा के बारे में, जो इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, पहला जो है इसका, यह अधिनियम राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रावधान करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। यह अधिनियम जो है राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, यह अधिनियम राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रावधान करता है। आइए चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इसमें क्या बता रहा है? राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, न कि राष्ट्रपति होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म, ये गलत हो गया। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के निर्माण के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि अस्तित्व में है। दोस्तों इससे पहले मैं ये बता चुका हूं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 1 और 3 जो है इसका सही है, और सेकेंड वाला जो है, ये अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहता तो ये बिल्कुल सही रहता, और राज्य में राज्यपाल भी नहीं करता है, ये भी गलत है। तो इसका जो है 1 और 3 इसका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आपको 1 और 3 है, इसको आप देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1 और 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुंगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? जुंगा पीठिया जो है किस प्रदेश की राजकीय मछली है दोस्तों? तो दोस्तों यह असम, जो 7 सिस्टर में हमारे असम है,
वहां की है। जुंगा पीठ या असम की राजकीय मछली है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जुंगा पीठिया असम की राजकीय मछली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 126 पे। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? न्यायाधीशों की संख्या जो है किस तरह से बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों संसद में अधिनियम के द्वारा, संसद में एक अधिनियम लाया जाएगा, उसके द्वारा जो है हम उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद में अधिनियम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 127 पे। दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि सदन की बैठकों में मौजूद सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सदन में बैठकों में मौजूद सदस्यों की न्यूनतम संख्या या उसके व्यापार के वैध लेन देन के लिए समिति को कोरम, यहाँ पे जो ये कोरम है ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, कोरम सदन की बैठकों का कोरम कहा जाता है, कोरम कहा जाता है उसको। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे छूट गया डालने के लिए, ये इसमें पहला ये है फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, ऑप्शन ये हो गया। तो इसमें है जो सदन की बैठकों का निर्माण करने के लिए कोरम, जो कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या 1/5 है। दोस्तों कोरम का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, या इन फ्रंट ऑफ द जज, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, कोरम का ये मतलब होता है, मीनिंग होता है। तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। समिति के संबंध में बैठकों के लिए कोरम समिति के सदस्यों की कुल संख्या 1/2 है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सदस्यों से मतलब ही नहीं है। इन फ्रंट ऑफ जज के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब जो पब्लिक के सामने जो बात होती है उससे मतलब है ये। तो न्यूनतम संख्या जो है इसमें कोई निर्धारित नहीं किया गया है, न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन जो इसमें आ जाएगा दोस्तों, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूं नीचे, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आइए चलते हैं नीचे देखते हैं, इसमें से जो है आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो कोरम में क्या होता है, जो मिनिमम से मिनिमम हम लेते हैं सदस्य, जो मिनिमम हो सके उतना हम लेते हैं, उसी से डिसाइड करते हैं जो हमें कोरम में कितने सदस्य को रखना है, उस बेसिस पे। इसका कोई भी निर्धारण जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है अभी तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश उत्तरदाता उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, या वह एक विशेषाधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। दोस्तों यहाँ पे रीट की बात हो रही है। रीट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश उत्तरदाता उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, या वह एक विशेषाधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। उपयुक्त घोषणा में से निम्नलिखित रीट के लिए पहचाना जा सकता है। किस रीट के लिए यह पहचाना जा सकता है? तो दोस्तों यह जो है अधिकार पुच्छ के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अधिकार पुच्छ के लिए यह पहचाना जाता है। तो उत्तरदाता उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, यह या वह एक विशेषाधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। तो यह अधिकार पुच्छ जो है ये आ जाएगा इसमें, तो आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 129 पे। द्विसदनीय विधायिका निम्नलिखित में से किस सरकार की एक विशेषता है? द्विसदनीय विधायिका जो है यह दोस्तों संघीय व्यवस्था है। किसका है? संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था की एक विशेषता द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द्विसदनीय जब भी आएगा तो संघीय होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 130 पे। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पे ध्यान देना है आपको। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन कोई नहीं, आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाएगी इससे। तो दोस्तों इसमें है जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भारत में एक सांविधिक दर्जा दिया गया है। ये जो है भारतीय जनसंख्या रजिस्टर को भारत में एक सांविधिक दर्जा दिया गया है। उसका दूसरा ये बताया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है, सांविधिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उद्देश्य के लिए
जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। तो दोस्तों ये 1948 में नहीं 1955 में किया गया है संशोधन, तो ये गलत है, ये दूसरा वाला जो है ये बिल्कुल गलत है। आइए चलते हैं तीसरे नंबर पे, एनपीआर क्या है? एनपीआर डेटाबेस का उपयोग बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा किया जाना चाहिए और एक अद्वितीय पहचान संख्या असाइन करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो बिल्कुल ये तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो आंसर 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका मैं ये बता रहा हूं, इसमें ऑप्शन में आपको आएगा 1 और 3, केवल बी जो है 1 और 3 सही है। इसमें पहला बयान सही है कि एनपीआर की वैधानिक स्थिति है, लेकिन एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 में अपनी वैधानिक स्थिति मिली, जिसमें संशोधन किया गया था, और अब धारा 14A का कहना है कि केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के हर नागरिक को पंजीकृत कर सकती है और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है, और केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रख सकती है और उस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों आप इन्हें बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया, 1 और 3 है। तो ऑप्शन से आपको जब आए तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्थितियों में से केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी। क्या स्थिति रहेगा जो कि बजट प्रक्रिया के दौरान जो है केंद्र सरकार गिर जाएगी? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है, तो लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक अगर खारिज कर दिया जाता है तो केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी। आप इन्हें बिल्कुल याद रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब ये कथन है, इस पे ध्यान देना है। इसमें यह बताया गया है कि जस्टिस BR कृष्णा अय्यर और PN भगवती जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, न्यायमूर्ति जो थे BR कृष्णा अय्यर और PN भगवती PIL को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे। PIL को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे, न कि जनहित याचिका को। तो यहाँ पे PIL होगा, जनहित याचिका नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 2 पे। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य देश की पहली जनहित याचिका थी। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन बी भी इसका राइट है, क्योंकि ओनली दूसरा वाला जो कथन है ये सही है। अब आइए इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। SP गुप्ता बनाम भारतीय संघ 1981 के मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती ने PIL की अवधारणा को व्यक्त किया। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य ऐसा पहला PIL मामला था। इस मामले को एक वकील द्वारा दायर किया गया था और जेलों की अमानवीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस मामले में सुनवाई कैदियों के तहत 40,000 से अधिक की रिहाई हुई थी। कैदियों के तहत जो है 40,000 से अधिक की रिहाई हुई थी। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा, जो ये मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है इसका। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग किया गया था? भारत में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो है किस राज्य में प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन पहली बार
केरल में करूर विधानसभा में 1982 में प्रयोग किया गया था। अगर दोस्तों ये बोले जो पूरे इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से किस स्टेट में करवाया गया था, तो फिर गोवा हो जाएगा, है ना, पूरे संपूर्ण स्टेट में, और पहला स्टेट बोले तो केरल हो जाएगा। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब ये कथन है, मत्स्य पालन एक राज्य विषय है। मत्स्य पालन क्या है? एक राज्य विषय है, और इसलिए राज्य सरकारें मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और अस्थायित्व के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा ये है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करता है, जिसके पास तट है। बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है। यह दोस्तों समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है, न कि स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में। यहाँ पे क्या बताया गया है? जो क्वेश्चन में ये बताया गया है जो राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करता है। जी नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में काम करता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? कोच्चि में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। केवल वन जो है ये राइट आंसर है। मत्स्य पालन जो है एक राज्य विषय है, स्टेट का विषय है, इसलिए इसमें राज्य सरकार जो है मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास और अस्थायित्व के लिए जिम्मेदार है। बल्कि समुद्री उत्पाद एवं निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकार नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में काम करता है। इसका जो है 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कोच्चि में है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? 73 में जो है संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों राज्य योजना आयोग जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राज्य योजना आयोग जो है यह 73 संविधान संशोधन का विशेषता नहीं है। दोस्तों ग्राम सभा है, 3 स्तरीय प्रणाली है, राज्य चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग से रिलेटेड जो भी है ये है 3 स्तरीय प्रणाली है, बट राज्य योजना आयोग नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 136। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया था? निम्नलिखित आयोगों में से जो है कौन सा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89 संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। संविधान संशोधन द्वारा जो है यह स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है? दोस्तों पार्डनिंग पावर के लिए। आपको इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, अनुच्छेद 72 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इससे अगर किसी को फांसी हो रही है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 72 का इस्तेमाल कर सकता है और इस्तेमाल करके वो फांसी रुकवा सकते हैं, मृत्युदंड को रोक सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। सशक्त बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। सशक्त बल न्यायाधिकरण के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों सशक्त बल न्यायाधिकरण भारतीय संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है। सशक्त बल न्यायाधिकरण जो है भारतीय संसद के द्वारा कानून के द्वारा स्थापित किया गया है। सशक्त बल न्यायाधीश सेवाओं से संबंधित मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है? बिल्कुल नहीं है, अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है। यह जो है भारतीय संसद के द्वारा है, तो इसमें कोई अपील नहीं हो सकता है। सशक्त बल न्यायाधिकरण के पास न्यायालय मार्शल से संबंधित मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है? बिल्कुल नहीं है। एएफसी के पास सेवा मामलों में कोर्ट मार्शल और मूल क्षेत्राधिकार के मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है, बट आपको सशक्त के पास जो है नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो यह क्या है? भारतीय मूल के द्वारा कानूनी व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप इन्हें याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए। इसमें है जो 139 क्वेश्चन नंबर, सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, 139।
इस पे है निम्नलिखित को पे ध्यान दीजिए। PIO कोड धारक वोट करने के लिए योग्य नहीं है। तो दोस्तों PIO जो धारक है वो वोट करने के लिए योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है, ये नहीं है। 6 महीने से अधिक के उनके रहने के लिए भारत में पंजीकरण की आवश्यकता है। पर भारत में 6 महीने से अधिक आपको रहना है तो अब पंजीकरण करवाना पड़ेगा। जब तक उसके पास वैध PIO कोड नहीं है तब तक उन्हें भारत यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, जब तक आपके पास PI कोड नहीं है आप भारत यात्रा। तो दोस्तों PIO कार्ड धारक जो है वोट करने के लिए योग्य नहीं है। PIO का मतलब क्या होता है? PIO का मतलब होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। पर्सन्स ऑफ Indian origin card was a form of identification issued to a person of Indian origin who held a passport in a country। जो कंट्री के द्वारा जो है पासपोर्ट लिया गया हो उसके लिए। तो ये जितने भी ऑप्शन है 1 2 3 आप इसे अच्छे से देखिए। तो मैं पहले PIO कोड बोल रहा था लेकिन PIO कार्ड है। PIO कार्ड ये कार्ड होता है जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो कि अवेलेबल है विथ FRRO ऑफिस में। FRRO ऑफिस में मिल जाएगा आपको। आप नेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यहाँ से, और यहाँ से आपको जो है PIO कार्ड जो है आपको मिल जाएगा। तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग PIO कार्ड इज वैलिड ट्रेवल्स डॉक्यूमेंट टिल, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आपको मिल जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा जो है आपको ये कार्ड इशू करवा दिया जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन, तीनों ऑप्शन इसका सही है। तीनों ऑप्शन क्या है इसका सही है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PIO कार्ड के बारे में आपको पता चल गया, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत में चुनाव के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है जब तक कि आप, तो ये बिल्कुल नहीं। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल तो बिल्कुल दिखाते रहते हैं पहले से, इलेक्शन से पहले पे। तो ये बिल्कुल गलत है। जो कि इसमें बता रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, ये गलत है। यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुआ था। 2010 में जो है प्रभावी था। अंतिम चरण तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक है, ओपिनियन पोल पर नहीं। ओपिनियन पोल पर नहीं है लेकिन एग्जिट पोल पे रोक है। तो यहाँ पे एग्जिट पोल पे तो रोक है लेकिन ओपिनियन पोल पे कोई रोक नहीं है। तो अगर एग्जिट पोल बोले तो ये सही है और ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है इसका 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन 1 जो है गलत है। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो आप बस ये ध्यान रखिए, एग्जिट पोल दिखा सकते हैं, ओपिनियन पोल नहीं दिखा सकते हैं जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू हुआ था? पारंपरिक जो है वन अधिनियम लागू हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 है। इसमें भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता जो लगाते हैं कितने समय पूर्व लगाया जाता है? चुनाव से कितने समय पूर्व लगाया जाता है? तो दोस्तों उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीख की जो है घोषणा कर दी जाती है, जिस तारीख से घोषणा कर दी जाती है उस तारीख से लगा देते हैं इसमें आचार संहिता। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। देश में वर्षा क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण NRAA का गठन किया गया है। NRAA है। तो दोस्तों NRAA क्या है? एक सलाहकार निकाय है। सलाहकार निकाय क्या है? राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का गठन 3 नवंबर 2006 को किया गया था। तो ये सलाहकार निकाय है, ये सलाहकार निकाय है। तो दोस्तों आपको मैं नेशनल जो NRAA का फुल फॉर्म बताने जा रहा हूं।
ये नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो क्या मतलब NRAA वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ डिसीजन ऑफ कैबिनेट ऑन 3 नवंबर 2006 एज एन expert body of the Ministry of Agriculture to provide the much needed knowledge inputs regarding systematic upgradation and management of the country's dry land and rain fed agriculture। तो आप ये समझ गए होंगे जहां पे जो सूखा लैंड है और जहां पे बारिश होती है तो उसमें किस तरह का एग्रीकल्चर हम लगा सकेंगे, तो उसके बारे में जो ये गठन किया गया था तो उसी से संबंधित है जो हम किस तरह से इस पे उपज बढ़ाया जाए और किस तरह से इसका समाधान लाया जाए। तो इसका गठन जो है सलाहकार निकाय के द्वारा किया गया था। तो NRA का आपको फुल फॉर्म पता चल गया होगा, नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी, जो कि 3 नवंबर 2006 को इसका गठन किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 144 पे निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? तो दोस्तों फांसी की सजा को केवल राष्ट्रपति कर सकता है। आर्टिकल 72 के तहत फांसी की सजा को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, बाकी किसी के पास अथॉरिटी नहीं है जो कि फांसी की सजा को वो क्षमा कर दे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के फैसला कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी जो है इसका राइट आंसर है। चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले में फैसला चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग से सिफारिश लेता है और राष्ट्रपति जी करते हैं इस पे फैसला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 146 पे। पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? पोस्टल बैलेट से जो है मत कौन डालता है? तो दोस्तों विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के तहत सशक्त बलों के सदस्य, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी, ये भी डाल सकते हैं। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर जो रहेगा ये तीनों आंसर सही है। तो पोस्टल बैलेट से जो है मत कौन डाल सकता है? तो आपको पता चल ही गया कि विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, जैसे आपका एम्बेसडर हो गया, एम्बेसडर जो दूसरे कंट्री में रहते हैं, और बाकी जो भी कर्मचारी उसके थ्रू रहते हैं, फॉरेन अफेयर्स में SSC के थ्रू जाते हैं, तो वो सारे जो भी तैनात रहते हैं विदेशी सेवा में जो इंडिया की तरफ से, वो बैलेट पेपर से वोटिंग करेंगे। सशक्त बलों के सदस्य जो सशक्त बल की सेना है या चुनाव कार्यों के कार्यरत कर्मचारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 2-4 क्वेश्चन बना करके एग्जाम में दिया जाएगा, एक एक ऑप्शन करके। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा होती है। चुनाव आयोग की जो सदस्य है इसकी नियुक्ति संसद द्वारा बिल्कुल नहीं होती है। चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यता होती है, मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी जो है योग्यता भी नहीं होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य चुनाव आयोग को संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो आपको मैं ये बता दिया हूं, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है को संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है, महाभियोग से उसको हटाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। वयस्क है, युवा है, उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, जो वयस्क युवा के आधार पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये क्या बोला जा रहा है इसमें, जो भारत के विभिन्न चुनावों में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है। ये एकल होगा, सिंगल वोट दिया जाएगा उसके माध्यम से। अनुपातित प्रतिनिधि की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनावों की संचयी प्रणाली, भारत के विभिन्न चुनावों में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें से सिर्फ 2 का, वयस्क उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव और एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातित प्रतिनिधित्व, 1 और 2 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 और 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस में से दिया जाता है? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसका वेतन जो है किस में से दिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, राज्य के समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य का जो समेकित निधि से दिया जाता है। राज्य का जो भी राज्य का है वो जो टैक्स आता है जो जमा की हुई पूंजी आता है उसके पूंजी से ही उच्च न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का जो रहता है उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश को उसको वेतन दिया जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। पंचायतों का चुनाव जो है केंद्रीय के द्वारा नहीं किया जाता है, स्टेट के द्वारा किया जाता है। पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। ये एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। पंचायत की अवधि 5 साल की होती है, बिल्कुल 5 साल की होती है। तो पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल था केंद्रीय, ये बिल्कुल गलत था। तो इसलिए इसमें महिलाओं को आरक्षण दी जाती है और जो कमजोर वर्ग है जैसे SC ST है उसको भी आरक्षण दी जाती है। तो दोस्तों केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2 राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया था तो आर्टिकल 326 से ये किया गया था। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में स्थापित किया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 152। निम्नलिखित में से कौन भारत की कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? भारत की जो है इसमें जो ऑप्शन है इसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त कभी नहीं बने थे। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त जो कभी नहीं बने थे ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। RS वर्मा जो है ये कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बने थे। केवी के सुंदरम बने थे, T स्वामीनाथन बने थे, RK त्रिवेदी बने थे, लेकिन RS वर्मा नहीं बने थे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसलिए आप इसे याद रखें। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? मतदाताओं का जो पंजीकरण है यह निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? तो दोस्तों यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। मतदाताओं का जो पंजीकरण है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी रहती है, ना कि सरकार की। तो आप इन्हें याद रखेंगे, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154 पे। 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना। तो दोस्तों सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना बलवंत राय मेहता आयोग का उद्देश्य था, जिसने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत को लाया था। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत को लाया था, जो कि महात्मा गांधी का ऐसा सुझाव था और ये काफी सक्सेसफुल रहा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में IAS और IPS को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों यह जो IAS IPS की जो खत्म करने के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजमन्नार आयोग। 1970 में केंद्र राज्य संबंध पर बनाई गई थी। किस पे बनाई गई थी? केंद्र राज्य संबंध पर बनाई गई थी 1970 में। यह जो है IAS IPS की को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है। ये सिफारिश किया था जो IAS IPS का जो पोस्ट है इसको खत्म कर दिया जाए यूपीएससी के थ्रू। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। कॉलेज के छात्र नामांकन की वैधता का फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जो अपने शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की चाहत रखती है? नगर परिषद के लिए चुने जाने की चाहत रखती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसका नाम मतदाता सूची में आता है। नाम जब उसका मतदाता सूची में आता है तभी वह क्या करता है, अपने शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की चाहत रखता है। जब रहेगा तब, जब वयस्क हो जाएगा तभी रखेगा, 18 साल का। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। यह मांग पर जो है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो
तो इसमें सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही जो है सुप्रीम कोर्ट का ये यही है, जो मांग किया जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति को के सलाह दिया जाएगा, जो राष्ट्रपति जी आप ये सलाह लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह वो ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 158 पे। निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है नीति आयोग। पहले इसका नाम योजना आयोग था, 2014 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। डाइट किस राज्य की? दोस्तों डाइट किस राज्य की, किस देश की संसद का नाम है? सॉरी, डाइट जो है किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों डाइट जापान, जापान की संसद का, जैसे आप अपने यहाँ संसद का नाम है पार्लियामेंट इंग्लिश में संसद, तो इसी तरह से डाइट अगर बोलेंगे तो ये जापान का है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। काफी सारे क्वेश्चन जो है इस तरह के पूछ देते हैं एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जो डाइट कोई संसद का नाम तो हो ही नहीं सकता है, डाइट तो होता है जो खाना खाते हैं। तो डाइट जो है ये संसद का नाम है दोस्तों, कहाँ का? जापान का। तो आप इन्हें याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल है, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आंतरिक अशांति। तीसरे आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के आधार पर आंतरिक अशांति के कारण की गई है, आंतरिक अशांति के कारण की गई है। तो दोस्तों आपको एमसीक्यू सीरीज कैसा लगा? तो इसी के साथ आज का ये एमसीक्यू का सीरीज खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। काफी सारे वीडियो आपको मिलेंगे देखने को, जिसमें एमसीक्यू का सीरीज है, उसके बाद थ्योरी लेक्चर भी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ही अच्छे से, उसमें एमसीक्यू का 2 सेट भी है और सीरीज क्लासेस पूरे हैं। आपको हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगा, आप जरूर देखें, सारे प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा। बाकी आने वाले मेंस का जो पेपर है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी प्री का भी एग्जाम होगा, जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर ये सीरीज को, एमसीक्यू सीरीज देखें, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।